इज इट डायमेंशनली करेक्ट? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट कैसे चेक करना। आज हम उसका एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दैट एप्लीकेशन इज टू फॉर्म ए न्यू फॉर्मूला। When we know that a certain quantity depends upon different quantities, one derived quantity depends upon different quantities, then what should be the relation between them? उनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? इसके बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। एक एग्जांपल में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स को आपको हर एग्जांपल में अप्लाई करते जाना है। आप नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं। तो उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये गिवन रहेगा, ये दिया रहेगा कि हमारी क्वांटिटीज किस किस पर डिपेंड करती हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, नोट करिए। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन मास of the pendulum, length of the pendulum, bracket में लिखिए L, and acceleration due to gravity G. Derive relation between them. Derive relation between these quantities. Okay. हमको फॉर्मूला बनाना है टाइम पीरियड का। टाइम किस किस पर डिपेंड करता है ये इसमें दिया है। तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर सकता है। ओके, तो फॉर्मूला बनाने का स्टेप नंबर 1 देखिए। आपको अपने आंसर में स्टेप नहीं लिखते हैं, याद रखते हैं। स्टेप नंबर 1, हमको फॉर्मूला बनाना है टाइम का। किस किस पर डिपेंड करता है उसको हमने सामने लिखा, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अगर हमको ये फॉर्मूला बनाना है तो हमको यहाँ सामने क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल। हमको दिया क्या गया है, प्रोपोर्शनल। दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ, जी, इन पर डिपेंड करता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करना चाहेंगे then we will write here equal and put a constant of proportionality। ये इक्वल बन गया। तो पहली चीज आप ये करेंगे, ऐसा लिखकर। अब हमको ये नहीं मालूम है कि m पर ये कितनी पावर पे डिपेंड करता है, m1, m2, m3, m half, m-1, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कुछ भी हो सकता है उसको हम लिख लेते हैं a। दूसरी क्वांटिटी की पावर को हम लिखते हैं b। तीसरी क्वांटिटी की पावर को लिखते हैं c। ये तीन अननोन क्वांटिटीज हमने इंट्रोड्यूस की। ये क्या है, डायमेंशंस। t में m की इतनी डायमेंशंस है, l की इतनी है, g की इतनी। और अगर ये हमको पता लग गया तो हमको t का फॉर्मूला पता लग गया। तो स्टेप नंबर 1, राइट द क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला निकालना है, इक्वल लिख के एक कांस्टेंट लगाइए। उसके बाद वो सारी क्वांटिटीज लिखिए जो हमको न्यूमेरिकल में दी गई है। ये क्वांटिटीज आपको 3 दी जाएंगी या 2 दी जाएंगी, 4 नहीं दी जाएंगी। हमारा फॉर्मूला 4 से नहीं बनता है, ये लिमिटेशन 3 तक ही बना सकते हैं। ओके, हमने तीनों क्वांटिटी लिखी जो क्वेश्चन में दी गई थी। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको हर एक की डायमेंशंस लिखनी है। तो सेकेंड स्टेप हमने स्टार्ट किया। t क्या होता है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। इसमें m की कितनी डायमेंशंस होती हैं, 0, l की कितनी होती है, 0, और t की 1, इक्वल टू k इज ए कांस्टेंट व्हिच हैज नो डायमेंशंस। तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं लिखनी है। m इज मास, m, और इसकी डायमेंशंस a। l इज लेंथ और इसकी डायमेंशंस b। g क्या है, g का नाम बोलिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला शब्द क्या है, एक्सीलरेशन। तो ये बेसिकली क्या चीज है, एक्सीलरेशन। अगर ये बेसिकली एक्सीलरेशन है तो यहाँ हम डायमेंशन एक्सीलरेशन की लिखेंगे, और वो डायमेंशंस हैं n t - 2 और इसकी पावर कितनी, c।
दिस। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप में यहाँ पर हम इसको m को अलग करते हैं, l को अलग करते हैं और t को अलग करते हैं। उसी तरह से अलग करते हैं जिस तरह से ये यहाँ पर m l t, ऐसे ही इधर करेंगे m l t। अब इसकी पावर क्या लिखना, तो यहाँ पर हमारे जो तीनों टर्म्स है, तीनों में आप ढूंढेंगे m कहाँ है, l कहाँ है, t कहाँ। m यहाँ पर है, उसकी पावर कितनी, 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर भी m नहीं है, m का खत्म। l को देखते हैं, यहाँ पर l नहीं है, यहाँ पर l की पावर कितनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b, तो l की पावर क्या होगी, b। यहाँ पर देखिए l की पावर ब्रैकेट ओपन करिए कितनी आएगी, l की पावर c। तो जब दो l टू द पावर b एंड l टू द पावर c का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी और ये आ जाएगा b प्लस c। ये वाला स्टेप आपको समझना है कि l को आपको हर एक में चेक करना है, m को हर एक में चेक करना है, t को हर एक में चेक करना है। अब t को करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ t की पावर कितनी होगी बोलिए, ब्रैकेट खोल के -2c, c इसमें आ जाएगा तो t की पावर हमने लिखी -2c। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। ओके, हमने इसमें क्या किया कि ये वाली भाषा को छोड़ के अपनी डायमेंशन वाली भाषा m l t इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद ये किसके बराबर है, m0 l0 एंड t1। हमारा होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हर टर्म में डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये एक टर्म है, इक्वल के बाद ये एक टर्म है, दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं और यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग द डायमेंशंस। ओके, ये लिखने के बाद में आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। इधर मास की डायमेंशन कितनी है, 0, इधर मास की डायमेंशन कितनी है, a, लेकिन होमोजेनिटी के अनुसार दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। इससे हमको मिलता है a = 0। ठीक है। अब l की डायमेंशन इधर कितनी है, b + c, इधर l की डायमेंशन कितनी है, 0, तो b + c = 0। अब तीसरा इक्वेशन बोलिए, -2c = 1। इसको कंपेयर करके ये तीनों को आप लिख लेंगे। इन तीनों को लिखने के बाद अगला स्टेप है कि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी, एक एक की वैल्यू निकालनी। इस एक एक की वैल्यू निकालने के लिए यहां से शुरू करिए, c = -12, c = -12। इस c = -12 को यहाँ रखो तो b = +12, b = +12। ओके, a = 0 पहले निकल चुका है, a = 0। ये हमारा एक इंटरमीडिएट टारगेट था कि हम ABC की वैल्यू निकालें। ये टारगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला को लिखना है जो हमने माना था, सबसे ऊपर वाली लाइन उसको रीराइट करिए। लेकिन अब ABC की वैल्यू जो हमने मालूम कर ली उसको लिख लेंगे। तो ये कितना होगा, t = एक कांस्टेंट k, m की पावर 0, l की पावर ½ और g की पावर -1। ये हमारा रिलेशन आ गया। मैथमेटिकली ये रिलेशन करेक्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, जिस क्वांटिटी की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होती है, 1। तो ये तो 1 हो गया। ओके, जिसकी पावर ½ होती है उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे, जिसकी पावर माइनस पे होगी उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस है तो न्यूमरेटर में। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। k को ऐसे ही रहने दीजिए, m को नहीं लिखना है, ये 1 हो चुका है और ये रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर। न्यूमरेटर में कौन रहेगा, जो प्लस है।
रूट एल और ये क्या आ गया रूट जी, रूट एल अपॉन रूट जी। ये डिनोमिनेटर में क्यों गया? माइनस के कारण, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी। इस के की क्या वैल्यू होती है ये हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। तो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला में दो लिमिटेशन होते हैं, दो कमियां होती हैं। एक ये कि हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, दूसरा ये कि अननोन क्वांटिटी जो है ए बी सी ये हम 3 से ज्यादा नहीं ले पाते, क्योंकि ये हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसको 3 क्वांटिटी नहीं लेते। साथ में जब आप बड़े बनाएंगे तो हो सकता है उसमें 4 रहेंगे। ये इसके लिमिटेशंस हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। ओके, मैं लिखवाता हूँ, उसको बनाइए। The force in circular motion is depending on mass of rotating particle, m, velocity v, and radius of its circular path, r, small r. ठीक है। Find the formula for force. और इसको आप इसी मेथड से बनाएं। क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? तो हमको दिया गया है फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ रोटेशन। ये चीज आपको समझ में आई क्वेश्चन को पढ़ के? फोर्स किस पे डिपेंड करता है? देखो सेंटेंस में उंगली रख के देखो कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसको देख के हमने ये लिखा, और बीच में क्या लिखेंगे? इक्वल, और यहाँ क्या लिख लेंगे? अब इनकी पावर हमको निकालनी है, तो इनकी पावर हम क्या देते हैं? ए बी सी। अब हमारा टारगेट क्या है? फाइनली ए बी सी की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, हमारा रिलेशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद का स्टेप क्या था? इन सब की डायमेंशंस लिखनी है, तो इन सब की हम डायमेंशंस लिखेंगे। एफ की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। पी नो डायमेंशंस, एम की एम ए। वेलोसिटी की डायमेंशन बोलिए एल टी माइनस 1, इसकी पावर b। r इज रेडियस, तो रेडियस इज ए लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? l। सो दिस इज l टू द पावर c। इससे अगला स्टेप क्या होता है याद है? अगला स्टेप था m, l और t तीनों के अलग अलग ग्रुप बनाना। तो ये अगला स्टेप हमने ग्रुप बनाया m का, फिर ग्रुप बनाया l का, और ये ग्रुप बनाया t का। अब तीनों की पावर इसमें मिलाकर देखिए। m की पावर a, m नहीं है, तो l की टोटल पावर कितनी हो गई? a। l की बताइए टोटल पावर? b प्लस c। गुड। t की सोचिए? -1 इंटू b माइनस b, और यहाँ पर t नहीं है, यहाँ t नहीं, तो कितनी हो गई? माइनस। ये वाला स्टेप समझ में आया? मेरा ख्याल ये स्टेप आपको मुश्किल होता होगा, तो ये वाला स्टेप ऐसा हो गया। अब इसके बराबर हमने इधर लिखना है, यहाँ m की पावर कितनी है? 1, l की पावर कितनी है? 1, और t की पावर कितनी है? -1। ये स्टेप। इससे अगला स्टेप कंपेयर।
कंपेयर टू साइड्स और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने लगाया बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंपेयर द टू साइड्स। अब दोनों साइड को कंपेयर करके आपको क्या इक्वेशन मिलेंगे बोलिए। पहले m को कंपेयर करिए, क्या देगा ये आपको? a इज इक्वल टू 1। उसके बाद l को कंपेयर करिए, b प्लस c इज इक्वल टू 1। तीसरा कंपेयर करिए, माइनस b इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब थोड़ा इन तीनों को फटाफट सॉल्व करिए और मुझे a b c की वैल्यू बताइए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। ओके, अगर b इज इक्वल टू 2 है तो c कितना होगा? c इज इक्वल टू माइनस 1। बस इन तीनों की वैल्यू यहाँ रखिए, सॉल्व हो गया। क्या चीज? माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल किया, b इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर हम रखेंगे f इज इक्वल टू ए कांस्टेंट m की पावर 1, वेलोसिटी v हैज ए पावर 2 एंड r हैज ए पावर -1 दिस इज इक्वल टू, अब प्लस वाले कितने हैं वो न्यूमरेटर में है, माइनस वाले डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो इसको हमने बनाया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, mv स्क्वायर अपॉन r की पावर 1 जिसको नहीं लिखना है, तो mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक के सामने रहने दीजिए, बाद में लैब में हमने देखा कैलकुलेट करके k की वैल्यू 1 आती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। पर फिलहाल हम इसमें k लिखा रहने देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया। अब आप देख लीजिए आप कहाँ अटक रहे थे, उस पॉइंट को क्लियर करिए और आगे के लिए याद रखिए। ये हो गया सबका। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हमको दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लग किया और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है। ये जो इससे वाइब्रेशन है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये किस पर डिपेंड करता है? पहली चीज आपने क्या लिखी है एबीसी देने के लिए? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन टेंशन, मास पर यूनिट। ओके, K डिपेंड्स अपॉन टेंशन T, इसकी पावर A, then it depends upon mass B and length C। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, डायमेंशंस लिखनी है। अगला स्टेप, इसकी डायमेंशन T-1, M0, L0। A नो डायमेंशन, T टेंशन फोर्स, M L T-2, A M is मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को क्या लिखना है? ml-1 b और लेंथ l टू द पावर c। यहाँ तक सबने किया हुआ। इसके बाद हम इसको करते हैं m की पावर। यहाँ से m की कितनी पावर लेनी है? m टू द पावर 8। यहाँ पर भी m है, इस m की पावर कितनी है? b। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? a प्लस b। ये स्टेप्स हम मिलाइए, ठीक है। उसके बाद लेंथ की पावर मिलाते हैं। लेंथ की पावर यहाँ से कितनी आएगी? a। यहाँ पर कितनी आएगी? -b। और यहाँ पर कितनी आएगी? +c। a माइनस b प्लस c। उसके बाद t की पावर, t की पावर यहाँ से कितनी लेनी है? -2a। -2a। यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर भी t नहीं है, बस ये
ये हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया सेक्शन में, एंड दिस इज इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1। ओके, उसके बाद बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड कंपेयरिंग दी बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर किया और कंपेयर करने से हमको क्या मिला बोलिए, a प्लस b इसकी वैल्यू 0, l की पावर क्या है a माइनस b प्लस c इसकी वैल्यू 0, और t की पावर क्या है माइनस 2a t की पावर माइनस 1। ये तीन इक्वेशन मिले, ये सबने बनाए, यहाँ तक सबका बना है, वेरी गुड। उसके बाद तो बड़ा छोटा सा मैथमेटिक्स है, सबसे आसान पहले इसको निकालेंगे a, तो a को हमने किया यस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू हाफ, उस a की वैल्यू को यहाँ रखिए हाफ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ रखते थे, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, और 1 को इधर ट्रांसफर किया माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये वाला सबका आया, हाँ जिसका नहीं आया उसको पिटाई करनी चाहिए, ये तो आना नहीं चाहिए सबका। ओके, अगर आपका ये आ गया तो अब आंसर में बात कुछ नहीं रहा, इसको हम लिखते हैं सीधा न्यू इज इक्वल टू t टू द पावर a हाफ m टू द पावर b m की पावर माइनस हाफ, और l टू द पावर c l की पावर माइनस 1। अब देखिए हमारे नियम क्या है, प्लस वाले ऊपर माइनस वाले नीचे, जिसकी पावर हाफ है वो रूट के अंदर जाएगा। लेटर शुरू करते हैं k रूट t, m की पावर माइनस डिनोमिनेटर और है कितनी हाफ रूट m, l की पावर माइनस 1 अपॉन m। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे रूट और रूट, इसको एक ही रूट के अंदर हम रख सकते हैं, 1 अपॉन m को सामने ले आइए, सो दिस इज k अपॉन l रूट p अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला बना फ्रीक्वेंसी का। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k अपॉन l रूट p अपॉन m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। k की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, दैट वी विल ascertain in the lab by doing the experiment with different units। बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे k की वैल्यू 2 पाई के बराबर आती है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन l रूट p अपॉन m। ये बस डोंट बॉदर, अभी हमारा काम इतना ही कि डायमेंशनली फॉर्मूला बनाना, ये बन गया। इज इट ओके? तो आई होप आपसे और फॉर्मूला बनेंगे। इस क्वेश्चन में फोर्स के लिए हमने तीनों चीजों की डिपेंडेंस लिख ली, उसके बाद इनकी यूनिट्स ढूंढते हैं। फोर्स के डायमेंशन हमको लिखनी है mlt minus 2, दिस इज इक्वल टू k हैज नो डायमेंशन, a इज एरिया, एरिया हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ 2 डायमेंशंस, और इसकी पावर कितनी है a। वेलोसिटी, वेलोसिटी हैज डायमेंशंस ऑफ lt minus 1, और इसकी कितनी डायमेंशंस है, इसकी पावर b। दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के लिए आप चाहे तो यहाँ लिखे या इसको अलग से करके देख लीजिए, रो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा m, और ये कितना हो जाएगा L3, दिस इज ml-3, तो यहाँ पर हमने लिखा ml-3 और इसकी पावर c। अगर आपसे ये नहीं बना हो तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आ गया। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, अब अगला स्टेप क्या होता है, m l t के अलग अलग ग्रुप बनाना। तो पहला ग्रुप m, बताइए इसकी पावर कितनी आएगी, यहाँ m नहीं है, यहाँ m नहीं है, यहाँ m की पावर c आ गया। उसके बाद l
L की पावर यहाँ है 2 into a 2a, यहाँ L की पावर है b, दिस इज प्लस b, और यहाँ L की पावर है -3c, तो वी राइट इट -3c। इस तरह से आपको ये पावर यहाँ पे प्लस माइनस करते जाना है। ये L की हो गई। अब उसके बाद t की पावर देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर -b, और यहाँ पर t नहीं है, -b। ओके, इसके बाद हम लेते हैं दिस इज इक्वल टू mlt -2। अब मुझे इक्वेशंस बताइए दोनों तरफ कंपेयर करके। m1 किसके बराबर है? c, तो c इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, ये सॉल्व होके मिल गया। l की पावर 1 है, वहां से क्या लेना है? qa प्लस b माइनस 3c, जिसको किसके बराबर लेना है? 1। t की पावर -2 है और t की पावर -b है, तो -b इज इक्वल टू -2। अब इन तीनों को हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं। देखिए a b c, तो a b की पावर कितनी, b की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 2। c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखिए, b की पावर 2, c की वैल्यू 2 प्लस 2 4, -3c इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, -3c इज इक्वल टू -3, therefore c इज इक्वल टू 1। तो सॉरी, इसको निकालना है हम लोग, a को निकालना है, तो यहाँ रख के लिखते हैं 2a प्लस b की वैल्यू रखनी है 2, -3c की वैल्यू रखनी है 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। So 2a minus 1 is equal to 1. 2a is equal to -1 इधर जाएगा +1, this is 2. So a is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. इस तरह से आ गई a की वैल्यू 1। a b c आ गई। अब सिंपली इसको हम देना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको क्या मिला? K A B रो, और पावर 1 2 1 1 2 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। A B स्क्वायर इनटू रो, दिस इज फॉर्मूला फॉर फोर्स। इसमें अब आप कहाँ अटक रहे थे उसको देखिए, ताकि अगली बार वैसे पोजीशन पे नहीं अटकना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा जैसा इसमें लिखा हुआ है। इसके अनुसार अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a, किस पर डिपेंड करती है? l की पावर a, डेंसिटी रो की पावर b, यंग्स मॉडुलस y की पावर c। ओके, मुझे थोड़ा इसकी डायमेंशंस बताते जाइए। u की डायमेंशंस क्या है? t -1, k रो डायमेंशन, l की डायमेंशन l a, रो की डायमेंशन ml-3 पूरे की पावर b, यंग्स मॉडुलस की क्या डायमेंशन? ml-1 t-2 और इस पूरे की पावर c। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुप किया m l t, m की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, b प्लस c। l की पावर यहाँ से मिली a -3b माइनस c, -1 को c से मल्टीप्लाई किया, -c उसको लिखना है, -1 को अकेले नहीं लिखना, c को भी अकेले नहीं लिखना। पहले इस ब्रैकेट को ओपन किया तो -1c हुआ, इसलिए हमने -c को लिखा। ये l की पावर हो गई। उसके बाद t की पावर, यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, -2 ब्रैकेट ओपन किया, -2c। अब दोनों तरफ इक्वेट कर लीजिए होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से। तो
b प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0। और उसके बाद है माइनस 2c इज इक्वल टू -1। इससे सबसे पहले हमने निकाला और हमको मिला c इज इक्वल टू 1/2। c इज इक्वल टू 1/2 तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रखा तो a की वैल्यू कितनी आई? -1। इसके बाद ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो न्यू इज इक्वल टू k l की पावर -1 रो की पावर b दैट इज -12 और y की पावर c y की पावर +12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस वाले ऊपर माइनस वाले नीचे, तो ये माइनस वाला है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, हाफ वाले रूट के अंदर जाएंगे। तो न्यू इज इक्वल टू k, l को नीचे आना है k अपॉन l, रूट के अंदर इन दोनों को जाना है। न्यूमरेटर में प्लस वाला रहेगा यंग्स मॉडुलस और माइनस वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये डिनोमिनेटर। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k अपॉन l रूट यंग्स मॉडुलस अपॉन l। ये हमारा फॉर्मूला है। Depends upon velocity v। एक हमने देखा दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी v, दूसरी क्वांटिटी है डेंसिटी और तीसरी क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। इनकी कुछ पावर दे देते हैं, लेट इट पावर बी a b c। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप सबने पहले बनाया। अब उसके बाद देखिए इन सबको MLT में डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना। P is mass into velocity, this is m l t minus 1, this is equal to, it has no dimensions, this is velocity is l t minus 1 and its power is a rho is density का फॉर्मूला बोलिए, सबको याद है ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम, और इस टोटल की पावर करनी है b। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी में आपने कल याद किया था, दिस इज m0 t - 1 और इसकी पावर करनी है c। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने इसके तीन रीग्रुप करने हैं, ग्रुपिंग में मास लेंथ टाइम तीनों के ग्रुप बनाने हैं। मास का ग्रुप बनाया, मास की पावर कितनी है बोलिए? यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से 1b है और यहाँ भी कुछ नहीं है b। उसके बाद m की पावर यहाँ पर है a, यहाँ पर है -3 into b -3b और यहाँ पर नहीं है। उसके बाद t की पावर बोलिए -a और यहाँ पर -c, -a -c। This is equal to m to the power 1 n to the power 1 t to the power 1। ये हमारी रीग्रुपिंग हो गई m l t लेफ्ट हैंड साइड में, m l t राइट हैंड साइड। उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड्स बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? दोनों तरफ एक जैसी डायमेंशन होनी चाहिए। अगर डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए तो ये वाला 1 किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर। तो हमको इक्वेशन क्या मिले? b is equal to 1, a minus 3b is equal to 1 and minus a minus c is equal to -1। ये हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों को और
इसके बाद ये हमारे पास अलजेब्रा में 3 इक्वेशन है ABC के, और तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे आसान B की वैल्यू है, तो B इज इक्वल टू 1। इस B इज इक्वल टू 1 को यहाँ रखिए, ये आ गया -3, इधर जाएगा +3, तो A इज इक्वल टू 4 +4। यहाँ A इज इक्वल टू +4 रखा, तो ये हो गया -4, इसको हमने ऐसे कर दिया। A इज इक्वल टू 4 रखा, इधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू -3। ये कुछ लोगों का बन गया होगा यहाँ तक। ओके, उसके बाद बस हमने रिजल्ट लिख के सिंप्लीफाई कर लिया। रिजल्ट क्या लिखना है? P इज इक्वल टू K, वेलोसिटी V टू द पावर 4, उसके बाद डेंसिटी रो टू द पावर B दैट इज 1, एंड फ्रीक्वेंसी म्यू टू द पावर C दैट इज -3। ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल। 1 को लिखने की जरूरत है, इतना चलेगा। आप चाहे तो इसको अपॉन भी कर सकते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी टू द पावर 3, या ऐसा ही लिखे आंसर से मेंशन। दूसरा वाला तुरंत बनाइए, देन वी विल क्लोज इट, फिर मैं अगले टाइप पे शुरू करूंगा। देखिए अगला सम देखिए, अगला सम है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप। ऑसिलेटिंग ड्रॉप क्या होता है? हियर इज ए ड्रॉप ऑन ए सरफेस। जैसे हमने मर्क्यूरी डाला, मर्क्यूरी ऐसा ड्रॉप में चल गया, फैलता रही। ये यहाँ पर जब ऐसा आएगा तो बड़ा हो गया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये दब जाएगा एंड इट विल बिकम लाइक दिस। ऐसा फोर्स से हमने दबाया, उसके बाद इसको छोड़ा, जैसे ही हम छोड़ते हैं ये वापस उछलता है, वापस उछलता है। तो ये वाला जो इस बॉर्डर पे था, इतना हमने दबा दिया था, और अब ये वापस उछलता है, और वापस उछल के फिर से इस लेवल पर आ जाता है, इससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है, क्यों ऊपर जाता है? ये इधर उछल के ऐसा ऊपर जा रहा है, इसके पास इनर्शिया है, जाते 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 रुकता नहीं है और ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी एक मोमेंट के लिए, ऊपर ज्यादा। फिर क्या होता है? ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। ग्रेविटी जब नीचे खींचती है तो फिर ये नीचे आता है और अपनी स्पीड के कारण और नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके अंदर जब ऐसा दबेगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल दबाएंगे, फिर ये वापस ऊपर जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा। इस तरह से ये ऐसा ऐसा, तो ऊपर की सरफेस को देखिए, ऊपर की सरफेस ऐसा ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। यही काम लेफ्ट राइट में भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑसिलेशन। हम लोग ऑसिलेशन के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम एक ड्रॉप को ऐसा दबाकर छोड़ दें, या इतनी ऊपर से ड्रॉप को नीचे गिराएं, तो गिरेगी, उस पर फोर्स लगेगा, और जैसे ही गिरेगी फोर्स लगेगा तो ऐसे दब जाएगी। दब जाएगी तो फिर वापस उछलेगी, उछल के यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से वापस आती है। इस तरह से ये ऑसिलेशन करते रहती है। एक सेकेंड में जितनी बार ऑसिलेट होगा उसको क्या बोलेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में 10 बार होगा, 20 बार होगा, 5 बार होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल में दिया गया है that frequency of oscillation of drop, frequency को हम बोलते हैं nu। frequency oscillation of drop depends upon radius of the drop। इसका radius कितना बड़ा है? r, so it depends upon radius। then it depends upon density and it also depends upon surface tension of the liquid। surface tension of the liquid। Yes. Okay. Find the formula dimensionally।
अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है आर, रो और एस के टर्म्स में। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। बस अब इसके बाद बनाइए और आप सब लोगों से 100% बन जाना चाहिए। तीनों की पावर 111 F3। ये ABC आया सबका? ओके, कांस्टेंट रहा। ये हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर से हम टाइम चेंज करेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। देखिए, फोर्स, लेंथ एंड टाइम are taken as fundamental units. Force, length and time are taken as fundamental units. What would be the dimensions of mass? What would be the dimensions of mass? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। Force, length and time A, B, C। बस सॉल्व कर दीजिए। तो अभी तक हम लोग बनाते थे फोर्स इज इक्वल टू एम एन टी माइनस टू, वर्क इज इक्वल टू सो वन। अब ये बोल रहे हैं एम, अगर हम इसको यूनिट माने तो एम का फॉर्मूला क्या होगा? मास। आप इससे निकालें। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बिल्कुल सेट रखिए, जिस पर डिपेंड करना है उसको ABC लगा दीजिए बस, और ABC की वैल्यू लगाओ।
k n is equal to f t square upon f। ठीक है, इस तरह से सम्स को हमको पलट के दे सकते हैं। f की डायमेंशन निकालने की बजाय m की डायमेंशन निकालनी, और अब हम यूनिट किसको मान रहे हैं, फंडामेंटल f को मान रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको f के बराबर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, और m के बराबर क्या होता है कि हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इसको याद करने की जरूरत है। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि डायमेंशंस में जब हम दो क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हैं, दो क्वांटिटीज आपस में ऐड करते हैं, तो उसकी प्री कंडीशन क्या है कि दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन एक समान होनी चाहिए। इस कंडीशन पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इस कंडीशन पर किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उसको देखिए, उसको करते हैं। पहले एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, वेलोसिटी v is equal to a into x, where v is velocity, x is displacement. Then what are dimensions of a? हमको क्या निकालना है, a की डायमेंशंस क्या है। अब हमने अपनी शर्त क्या लगाई, that both sides dimension should be same। तो इधर की डायमेंशन कितनी है, l t minus 1, और इसकी डायमेंशन, a की डायमेंशन हमको नहीं मालूम है, x की डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की l। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि a की डायमेंशन क्या है, t minus 1, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। ये मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया सिर्फ समझाने के लिए। मैथमेटिकली हम इसको कैसा करेंगे, डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू, ये वाली डायमेंशन को जो मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का नियम है उससे रखिए, l माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय l, l कैंसल, तो a की डायमेंशन कितनी आई, t माइनस 1। ये तरीका समझ में आया। ओके, अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो ये क्वेश्चन बनाइए, x इज इक्वल टू, x is displacement and x is equal to at square plus bt cube। x is equal to at square plus bt cube, where x is in meter, t is in seconds। तो बताइए मीटर में कौन सी क्वांटिटी होती है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, तो x की डायमेंशन क्या है, लेंथ। वैसे ही t की डायमेंशन क्या है, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो t की डायमेंशन क्या हो गई, t टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म शुड हैव सिमिलर डायमेंशंस। अगर हमको एक टर्म का डायमेंशन पता लग गया तो सबके पता लगे। क्या कोई ऐसी टर्म है जिसका डायमेंशन हमको मालूम है, यहाँ पे टर्म्स कितनी है बताइए, ये सब पहचान रहे, वेरी गुड। उसमें ये एक टर्म x, इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ, यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसकी डायमेंशन लेंथ है और इसको हमने लिया ये डायमेंशंस लेंथ। ओके, अब इसको यहां से आगे बढ़ाइए, तो a की स्क्वायर की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए, आंसर है l। b की क्यूब की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए, l, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन। बस अब आप इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। a की स्क्वायर डायमेंशन क्या लिखती है, n, t स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, t टू द पावर 2 n, तो a की डायमेंशन क्या होगी, ये इधर आ जाएगा l अपॉन t स्क्वायर।
एल अपॉन डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आती है, ए की। बिल्कुल इसी लाइन में इसी के साथ बी जी क्यूब का बनाएंगे और बी की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तरीका समझ आ गया सबको कि एक एक टर्म को आप बराबर करते जाएंगे और अननोन क्वांटिटी की और डायमेंशंस निकालते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए, velocity v of a particle depends upon time t according to a certain equation. What is that equation? Velocity v is equal to a plus dt plus c upon d plus t, where v is velocity and t is time. v velocity and t is time. अब इसमें हमको A, B, C, D चारों की डायमेंशंस निकाल के बता। इसकी डायमेंशन मालूम है एल टी माइनस 1, इसलिए A की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम एल टी माइनस 1। इस टर्म की डायमेंशन एल टी माइनस 1, इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस 1, इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस 1। तो ए की डायमेंशन एल टी माइनस 1, एक आंसर आ गया। अब हमको ये चाहिए, तो बी इंटू टी, ये डायमेंशन है एल टी माइनस 1, टी की डायमेंशन क्या होती है, टी, टी अननोन है एल टी माइनस 1। तो बताइए डी की डायमेंशन कितनी हुई, ये इधर आ जाएगा, टी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, दिस टू बी एल टी माइनस 2। यहाँ तक सबका आ गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान दीजिए। इस पूरे की डायमेंशन तो हमको मालूम है एल टी माइनस 1, और उसमें सी की कितनी और डी की कितनी ये नहीं मालूम। इसके लिए हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सोचते हैं। हम ये सोचते हैं, हमने पढ़ा है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड टुगेदर। ओनली लाइक क्वांटिटी 5 केजी मास में आप 3 मीटर लेंथ नहीं जोड़ सकते, 3 केजी मास ही जोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये कौन सी डायमेंशन है, टी, टी इज फॉर टाइम। टाइम के साथ डी को प्लस किया है। अगर टाइम के साथ डी को प्लस किया है तो डी की डायमेंशन क्या होनी पड़ेगी, टाइम। आपको पता लग गया, तो डी की डायमेंशन क्या हो गई, टाइम। ये आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि इसको टाइम के साथ ऐड किया गया। अब c अपॉन डी प्लस टी, c अपॉन डी प्लस टी, इस पूरे की डायमेंशन कितनी है, तो आंसर है एल टी माइनस 1। इस पूरे की डायमेंशंस हैं L अपॉन टी। एल टी माइनस 1 क्या होता है, L अपॉन टी। अब डिनोमिनेटर की डायमेंशंस बताइए, टी। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये इसकी डायमेंशन टी है, इसकी डायमेंशन टी है। अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो आप डायमेंशंस को क्या लोगे, टी लोगे, 2t लोगे कि टी स्क्वायर लोगे। डायमेंशंस आप सिर्फ टी लेंगे। जैसे 2 रुपए और 5 रुपए दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो गया, 7 के साथ क्या, रुपए। उसको आप 2 रुपए नहीं बोलोगे, समझ आया। हम सिर्फ सामने की क्वांटिटी जोड़ते हैं, यूनिट तो वही रहता है, तो क्वांटिटी तो वही रहेगी, भले आप सामने की जोड़ते जाइए। जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा, और जब ऐड होगा तो वो वैसे ही रहेगा। 7x + 4x इज इक्वल टू
7 और 4 को ही हम ऐड करते हैं और बाकी x रहता है, तो 2 बार x थे, एक ही बार x बचा, बिकॉज दैट क्वांटिटी इज x। ओके, तो इसकी डायमेंशन क्या है? t। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ c और नीचे की डायमेंशन हमको पता लग चुकी है t। दिस इज इक्वल टू l अपॉन 3। अब बताइए, दिख रहा है c की डायमेंशंस क्या है? l। इस t को आप चाहो यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाके कैंसिल करो या यही कैंसिल कर दो, तो c की डायमेंशन क्या हो गई? l। अब a की डायमेंशन हमको पता लगे, दिस इज वन आंसर, ये b का आ गया, दिस इज सेकेंड आंसर, दिस इज थर्ड आंसर, b इज इक्वल टू 10, दिस इज अवर फोर्थ आंसर। चारों आंसर समझ में आ गए? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the dimensions of a upon b if f is equal to this। ये हमको निकालना है। तो इसका मेथड क्या है? मेथड ये है कि पहले a की डायमेंशंस निकालिए, फिर b की डायमेंशन निकालिए और फिर दोनों को आपस में डिवाइड। तो शुरू करिए। हाँ, where x is displacement, t is time, f is force। F force, x displacement, t time। ओके, a और b दोनों की डायमेंशंस निकालिए, फिर a अपॉन b की वैल्यू निकालिए। पहले उस टर्म को ढूंढिए जिसकी डायमेंशन मालूम है, तो आपको f की डायमेंशन मालूम, ml t माइनस, इसलिए हर टर्म की कितनी होगी? ml t माइनस 2, a रूट x ml t माइनस 2, a x है डिस्टेंस, l इसकी पावर कितनी लेंगे? हाफ। दिस इज इक्वल टू ml t माइनस 2, a की डायमेंशन आ गई। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो बोलिए कितना होगा? e की पावर क्या लिखो? 1.5 की 2.5? इतना देर नहीं लगना चाहिए। ये प्लस है, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो नियम याद रखिए, प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस होगा। तो ये कितना हो गया? t टू द पावर माइनस 2.5। 2.5 इज 5/2। ये आ गया a की डायमेंशन। l सॉरी, ये l है, मैं t नहीं कर दूंगा। माइनस n की पावर हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। ये आ गई इसकी डायमेंशन। इसी तरह से b की निकालिए। ml t minus 2, this is equal to b t square, b t की पावर 2। तो b की डायमेंशंस t2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी l t टू द पावर -4। और अब आप निकाल सकते हैं a अपॉन b।
ये a अपॉन b की वैल्यू आ गई। क्लियर? सबको समझ आ गया? तो फिर एक और बनाइए ऐसा ही। राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b in the relation p is equal to a minus p square upon bx, a minus p square upon bx। इसके लिए आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ a अपॉन b, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। p is momentum, time, and x is displacement, अब a और b दोनों की वैल्यू निकालें। बताइए a की डायमेंशन कितनी? सिर्फ इसको एक नजर देखकर बताइए a की डायमेंशन t टू द पावर 2, क्योंकि इसके साथ माइनस प्लस है ये t टू द पावर 2, तो a की डायमेंशन कितनी हुई? t टू द पावर 2। t टू द पावर 2 भी इसके साथ प्लस माइनस हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर से हम इसको लिखते हैं। p को क्या लिखना है? मास इनटू वेलोसिटी, क्या होगा? ml p माइनस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, p2। डिनोमिनेटर की डायमेंशन, d की डायमेंशन हमको नहीं मालूम है, x की डायमेंशन हमको मालूम है l। अब इसमें b बचा, तो b की निकालिए डायमेंशंस क्या होंगे? आंसर में एल नहीं आ रहा, देखिए कहाँ गलती हुई है। यहाँ पर ये एल की पावर 2 ऊपर जाएगा, एल की पावर -2 नहीं, पर उसमें तो एल की पावर 2 आ जाएगी। आंसर में एल की पावर 0 आती है। p is mass into velocity and l p - 1। ओके, x सर वो सही है आपको, L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, so this will be वो -2 था वो -2 and this will be plus।
ठीक है। अब इसमें हमने a अपॉन b की वैल्यू निकाली। हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि a इंटू बी की वैल्यू निकाली, a इंटू बी। बताइए इसकी डायमेंशन क्या हो? ये रहा a और ये रहा b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। n-1 l-2 t5 ये आ गया a। तो हमसे a अपॉन b भी पूछ सकते हैं, a इंटू b भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थीटा की डायमेंशंस क्या देखिए। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी m l -1 t माइनस ये आ गया ईटा और इसकी पावर a। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज वर्क और वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t माइनस एंड दिस इज d। इसकी रीग्रुपिंग कर दिए m l t a प्लस b माइनस a प्लस 2a और d माइनस 2a एंड माइनस 2। दिस इज इक्वल टू m0 l1 t। ओके, अब कंपेयर किया a प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस 1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 और 0 माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, दिस इज 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये तो वही पहले वाला ही है। इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, a और माइनस a कैंसिल हो गया, 3b इज इक्वल टू 1, therefore b इज इक्वल टू 1/3। अगर b इज इक्वल टू 1/3 है तो a किसके बराबर होगा? a इज इक्वल टू माइनस 1/3। सर लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आप को लेना था, है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को लेना था, तो हम लोग उसको नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये डायमेंशन, हाँ ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और लेना किसको है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों के अंदर है, दोनों एक ही चीज, ठीक है। कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों एक ही, ठीक। और ये डायमेंशन उसकी ठीक दी गई है, ओके। तो अब देखिए, इसको हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? x इज इक्वल टू k थीटा टू द पावर
माइनस 1/3 एंड एनर्जी टू द पावर प्लस 1/3। इन दोनों को आप कंबाइन कैसे करेंगे? इसकी पावर भी 1/3 है, इसकी पावर भी 1/3 है, ये माइनस है, माइनस होने से इसको कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर। So this we can write as x is equal to e, डिनोमिनेटर में ईटा, दोनों की पावर 1/3 हमने बाहर निकाल दी 1/3। ये हमारा इसको लिखने का तरीका है। इसकी पावर 1/3 यहाँ है, इसकी पावर 1/3 यहाँ। So this is the formula for this।